योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक विंडो एयर कंडीशनर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को इंस्टॉल करेंगे तथा उसमें गैस चार्जिंग करेंगे और आज हम वो सभी गुड प्रैक्टिस करेंगे जो हमें किसी भी विंडो एयर कंडीशनर में गैस भरते हुए अपनानी चाहिए। और मैं आज आपको इसका ग्रिल तापमान कितना होना चाहिए, हमारा जो लिक्विड एपरेटर में दौड़ता है उसका तापमान कितना होना चाहिए, इन सभी बातों पर हम पूरी तरह से विस्तार से जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हम विंडो एयर कंडीशनर में कंप्रेसर को हमने रखा है वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप है, रोटेट टाइप नहीं है। लेकिन कोई भी कंप्रेसर हो, सबसे पहले हमें ब्रेजिंग की प्रोसेस को अपना रहे हैं, उसको आपको बड़े ध्यान से करना है। अगर आप पिन वाल लगा रहे हैं तो उसकी पिन को निकाल लेना है। और सभी ब्रेजिंग को करने से पहले हमारी जो पाइपें हैं उनके सिरों को एमरी पेपर यानी कि रेगमार से या फिर फाइल से बिल्कुल साफ कर लेना है। और वहां पर कोई भी तेल या अन्य चिकना पदार्थ नहीं होना चाहिए जो हमारी ब्रेजिंग में बाधक हो। और ब्रेजिंग करने के लिए एक अच्छी टॉर्च यानी ब्रेजिंग टॉर्च आपके पास होनी चाहिए। जो सबसे अच्छा विकल्प है वो हमारा एलपीजी और ऑक्सीजन का हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी रेंज में होता है, यानी कि हम इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता। ब्रेजिंग करने के बाद आप अपनी ब्रेजिंग को अच्छी तरह से महसूस करिए, क्या कहीं पे कोई दरार तो नहीं रह गई या फिर कोई लीकेज ऐसी तो नहीं जो खुली आंखों से हम देख पा रहे हों। इसलिए ऐसा चेक करने के बाद ही हमें उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर भरना है। तो दोस्तों नाइट्रोजन का प्रेशर भरने से पहले आपको दो बातें जाननी होंगी। सबसे पहले आपके पास उचित नाइट्रोजन होनी चाहिए जो कि ड्राई नाइट्रोजन होनी चाहिए, और आप हमेशा डबल स्टेज रेगुलेटर से ही नाइट्रोजन के प्रेशर को भरें। आप जो अभी वीडियो में देख रहे हैं कृपया आप यह काम ना दोहराएं, ये एक गलत प्रैक्टिस है, आप इसे ना करें। इसलिए डबल स्टेज रेगुलेटर के साथ ही नाइट्रोजन को भरें। सबसे अच्छा जो लीकेज चेक करने का विधि है दोस्तों वो झाग के द्वारा ही है। हम लीक डिटेक्टर से भी लीकेज चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसमें उस रेफ्रिजरेंट का होना ज़रूरी है सिस्टम में जो लीक डिटेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए झाग के द्वारा आप आसानी से लीकेज को चेक कर सकते हैं। और आप हर उस पॉइंट को आसानी और ध्यान से चेक कीजिए जहां पर हमने ब्रेजिंग की है, और जहां पर हमने ब्रेजिंग नहीं की और हमारे ब्रेजिंग के पॉइंट हैं वहां पर भी आप लीकेज चेक करने के लिए झाग को अवश्य लगाएं। बारीक लीकेज चेक करने के लिए आपको बारीक झाग लगाना होगा। ज़्यादा गाढ़ा झाग लगाएंगे तो आप वहां से लीकेज को नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये सभी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। दोस्तों लीकेज को हमने चेक कर दिया है। लीकेज चेक करने के लिए आप शुरू में प्रेशर 50 psi भर सकते हैं। अगर कोई बड़ी लीकेज होगी तो वो आपको आसानी से पता लग जाएगी। अगर कोई माइनर होगी तो आप प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, आप 150 psi मैक्सिमम कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद अब हम जब इंश्योर हो गए हैं कि लीकेज नहीं है हमारे सिस्टम में, तो हम वैक्यूम की प्रक्रिया को अपनाएंगे। उसके लिए आपके पास एक अच्छा वैक्यूम पंप होना आवश्यक है। अगर आप डबल स्टेज वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, और उसमें गैस ब्लास्ट वाला ऑप्शन भी होगा तो वो अच्छा रहेगा। और आपके वैक्यूम पंप में जो तेल है उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसा आपने अभी पिक्चर में देखा, पीले रंग का ऑयल अगर आपके वैक्यूम पंप में है तो आप अपने ऑयल को बदल दीजिए। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक अच्छा ऑयल ही एक अच्छा वैक्यूम कर पाएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। चाहे वो सिंगल स्टेज हो चाहे वो डबल स्टेज हो, अगर आपके ऑयल की मात्रा यानी ऑयल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो आपका वैक्यूम भी अच्छा नहीं होगा। और अगर वैक्यूम अच्छा नहीं होगा तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरह से कूलिंग नहीं कर पाएगा। उसका जो पीक पॉइंट यानी कि हम तापमान प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अच्छा वैक्यूम पंप, अच्छा तेल, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, और अच्छा वैक्यूम करेंगे तभी यह संभव हो पाएगा। दोस्तों उसके बाद हम हमारा जो नया कंप्रेसर लगाया है हम उसके सभी कनेक्शनों को चेक करें, क्योंकि हमने उसके कनेक्शनों को किया है। इसलिए आप रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन को बड़े ध्यान से देखकर लगाएंगी। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको कोई ऐसा क्लू नहीं मिल पा रहा कि आप रनिंग स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप अपने कैपेसिटर पर जाकर इस चीज़ को जान सकते हैं। अगर आपका कैपेसिटर 3 पोल का है तो वहाँ से आप रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन को आसानी से पहचान पाएंगे। इसलिए ये सभी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से करनी होगी, इनमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर आपके कनेक्शन गलत हो गए तो काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और जब आप ये सभी कार्य कर लें तो आपके जो कवर हैं, जो हमारी कूलिंग कॉइल के ऊपर था और हीटिंग कॉइल के ऊपर था, उन्हें आप लगा दीजिए। क्योंकि अगर आप कवर नहीं लगाएंगे और गैस को ऐसे ही फिलिंग करेंगे तो वो
आप रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो एपरेटर है और जो कंडेंसर है वो पूरी तरह से हमारी हवा के टच में नहीं आ पाएगा। फिर मैं कनेक्शनों की बात पर दोबारा से आता हूँ। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप आपके रनिंग कैपेसिटर पर जाकर यह देख सकते हैं कि किस पोल पर कौन से रंग की वायर लगी है, तो आप वहां से समझ पाएंगे कि ये लाल रंग की स्टार्टिंग है, सफ़ेद रंग की रनिंग है, और जो फैन का कनेक्शन है वो भी आप इसमें अलग से देख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो 3 पोल का कैपेसिटर होता है उस पर 4 थिम्बल वाला एक पॉइंट होता है जो अक्सर रनिंग और हमारी मेन वायर वहां पर लगती है, और एक 3 थिम्बल वाला या फिर 2 थिम्बल वाला एक पॉइंट होता है जहाँ पर अक्सर हम स्टार्टिंग हमारी लगाते हैं, और एक हमारा जो पॉइंट होता है 2 थिम्बल वाला होता है जिस पर अक्सर हम हमारे फ़ैन की वायर लगाते हैं, यानी कि जो हमारा फ़ैन विंडो एयर कंडीशनर में है उसकी कैपेसिटर भी इसके अंदर इनबिल्ट होती है। इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। उनके ऊपर बाकायदा F लिखा होता है, और जहाँ पर हम हमारी रनिंग स्टार्टिंग की तार लगाएंगे दोस्तों वहाँ पर हमारा H लिखा होता है, और जो हमारी 4 थिम्बल वाली वायर होती है वहाँ पर आपको M लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों आपने सभी चीज़ें अच्छी तरह चेक कर ली है। वैक्यूम की प्रक्रिया शुरू हो गई है, हमने वैक्यूम को चालू कर दिया है। आपको एक अच्छा वैक्यूम प्राप्त करने के लिए डबल यानी दोनों साइड से वैक्यूम कर सकते हैं। इस विषय पर 2 वीडियो या 3 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपको कम से कम 5000 माइक्रोन तक का वैक्यूम प्राप्त करना है। ऐसा कंपनी निर्माता बताता है कि जब भी आप कंप्रेसर को रिप्लेस करेंगे तो आपको 5000 ही नहीं, कम से कम 500 माइक्रोन तक का वैक्यूम प्राप्त करना होता है, जब भी आप एक अच्छा कूलिंग प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों 500 माइक्रोन तक वैक्यूम प्राप्त करने के लिए आपके पास सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। ड्राई नाइट्रोजन आपके पास होना चाहिए, डबल स्टेज वैक्यूम पंप आपके पास होना चाहिए, और जिसके अंदर गैस ब्लास्ट वाला ऑप्शन भी आपको होना चाहिए। तो दोस्तों वैक्यूम को हमने कर लिया है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी वैक्यूम करने के बाद कंप्रेसर को ना चलाएं, नहीं तो काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम वैक्यूम में जा चुका होता है, और अगर आपने गलती से कंप्रेसर को ऑन कर दिया तो उसकी कोई पिस्टन या कनेक्टिंग रॉड टूट सकती है। इसलिए आप वैक्यूम करने के बाद स्विच को एक साइड में कर दें, और उसके बाद आप इसमें रेफ्रिजरेंट को छोड़ें। आप लिक्विड रूप में रेफ्रिजरेंट को छोड़ सकते हैं। इसके अंदर हम R22 रेफ्रिजरेंट को भरेंगे। आपको ध्यान रखना है कि कंप्रेसर चलते हुए में लिक्विड छोड़ने से बचिए। आप उतना लिक्विड इसमें छोड़ दीजिए कंप्रेसर चलाने से पहले जितना आसानी से सिस्टम अपने आप ले लेता है। और जैसे ही आप देखेंगे कि आपने लिक्विड छोड़ दिया है तो आप सिर्फ 3 या 5 मिनट के लिए उसको बराबर होने दीजिए, यानी कि सिस्टम में उसको फैलने दीजिए ताकि वो वेपर रूप में आ जाए। उसके बाद आप कंप्रेसर को ऑन कर सकते हैं, और फिर आप धीरे धीरे वेपर रूप में ही आप अपने रेफ्रिजरेंट को छोड़ें, क्योंकि दोस्तों ये है जो R22 है यह सिंगल गैस है, और आप अगर वेपर रूप में भी छोड़ेंगे तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लिक्विड रूप में कंपल्सरी वहाँ पर हमें गैस को छोड़ना होता है जहाँ पर आपके पास ब्लाइंड गैस है, यानी कि 2 या 3 गैसों का मिश्रण होता है। इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वेपर रूप में छोड़ सकते हैं। अगर लिक्विड रूप में अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत धीरे धीरे और हल्के रूप से छोड़ना होगा। आपको एक बात भी ध्यान में रखनी है, कभी भी आप हमारी जो प्रोसेस पाइप होती है जहाँ से हम गैस चार्जिंग करते हैं वहाँ पर कैपिलरी के साथ कभी भी आप वैक्यूम ना करवाएं और ना वहाँ से गैस भरें, नहीं तो आपका सिस्टम पूरी तरह से कूलिंग नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने गैस को छोड़ दिया है। अब हम धीरे धीरे वो बैक प्रेशर प्राप्त करेंगे जो कि लगभग हमारा 60 से 70 psi के बीच में होना चाहिए। 65 भी आप कर सकते हैं। आपको बाहर के तापमान के अनुसार ही बैक प्रेशर को ध्यान में रखना होगा, लेकिन इसका सबसे जो अच्छा तरीका है वो यही है कि आप उस सिस्टम में गैस को तोलकर डाल दीजिए जो सिस्टम पर लिखी हुई है। फिर अगर आपने सारी चीज़ें अच्छी तरह से की हैं, वैक्यूम चार्जिंग प्रोसेसिंग, तो आपका जो कूलिंग फैक्टर वो अच्छा आएगा। उसके लिए आपको साथ साथ देखना होता है कि डिस्चार्ज आपका कितना उठा हुआ है, यानी कि कितना वो गर्म हुआ है पाइप, और कैपिलरी कितना हल्का हल्का स्विटिंग कर रहा है। जो भी आपकी सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद आपको सेक्शन पर भी ध्यान रखना होगा और उसकी एम्पेयर पर भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि है रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है तो इसका जो हमारा एम्पेयर है वो 8 एम्पेयर के लगभग है। तो अब हम 8 एम्पेयर तक आराम से गैस को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ में बैक प्रेशर पर ध्यान देना होगा। अगर बैक प्रेशर ज़्यादा होता है
तो आपको वहाँ पर रुकना होगा। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपका वैक्यूम अच्छे से नहीं हुआ, या फिर कोई बाहर की एयर या अशुद्धियाँ हमारे सिस्टम में रह गई है, या फिर कोई मॉइस्चर हमारे सिस्टम में रह गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड रूप में एपरेटर में दौड़ रहा है, उसका जो तापमान है वो 4 डिग्री के आसपास होता है प्लस में, और उसका जो दोस्तों हमारा ग्रिल टेम्परेचर है वो हमारा 12 डिग्री के आसपास होना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है कि ग्रिल टेम्परेचर हमारा 12 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और जो हमारा एपरेटर के लिक्विड का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका सिस्टम सही तरह से काम करेगा, ये जाना निश्चित है। आप बैक प्रेशर देख सकते हैं, अभी जो बैक प्रेशर आप देख रहे हैं उसके अनुसार आपका सिस्टम सही प्रकार से कार्य कर रहा है, यानी कि उसके एम्पेयर भी सही है और हमारा बैक प्रेशर भी सही है। इसलिए आप हमेशा ये सभी अच्छी आदतें अपनाकर एक विंडो एयर कंडीशनर में आसानी से गैस भर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस होती है, एम्पेयर ज़्यादा बढ़ते हैं, आप लाइट चेक कीजिए, या फिर आपने जो कनेक्शन किए हैं उन्हें चेक कीजिए, कहीं उनमें लूजिंग तो नहीं है। और दोस्तों आप सबसे पहले उसकी नेम प्लेट पर उसके एम्पेयर और गैस की मात्रा को अवश्य चेक करिए, ताकि आप उसी के अनुसार उस सिस्टम पर कार्य कर सकें। दोस्तों कोशिश यही थी कि मैं आपको वीडियो में हर वो बात बता पाऊँ जिसको जानने के लिए आपकी मदद हो पाए, और मेरी कोशिश यही थी कि वो सभी गुड प्रैक्टिस मैंने आपको बताई। आप बैक प्रेशर देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही कंडीशन पर हमारा बैक प्रेशर जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये सभी अच्छी आदतें अपनाते हुए ही किसी सिस्टम में गैस को चार्जिंग करना चाहिए। उसके बाद आप प्रोसेस पाइप को नट से स्क्रू से आप उसे टाइट करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले आप उसमें देख लीजिए कहीं ओ रिंग गायब तो नहीं है। इसमें एक ब्लैक रिंग का ओ रिंग होता है, उसे अवश्य ही अपने स्थान पर होना चाहिए, नहीं तो आपकी गैस लीकेज की संभावना यहाँ से बढ़ जाएंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और आप मेरे को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पर आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब आसानी से दे पाऊंगा जब भी मेरे को वक्त लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।